नमस्कार दोस्तों। पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। जी हाँ दोस्तों, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है छत्तीसगढ़ का, ये आपका लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण है, जिसे हाल ही में 2026 में आपका जारी किया गया था। ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है दोस्तों, ये आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं छत्तीसगढ़ में, चाहे वो सब ऑडिटर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, या आपका असिस्टेंट टीचर का हो, टीचर का हो, लेक्चरर को हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, या अन्य कोई एग्ज़ाम हो, जैसे आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो गया, या पटवारी, या आरआई, या अन्य एबीओ एडीओ जो भी आने वाले हैं, सभी में ये वीडियो काम आएगा दोस्तों। ये इसका भाग एक है पहले चीज़ तो। इसके बाद और मैं आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ और पार्ट लेके आऊँगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर डील करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपके लिए लाभकारी साबित होगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस वीडियो में आप लोगों को हर विषय से संबंधित पूर्ण जानकारी दी जाती है, वो भी निःशुल्क में पढ़ाया जाता है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप लोगों को जो भी एग्ज़ाम्स है सामने, जिसमें आपके सामान्य सिलेबस रहते हैं, जैसे आपका मैथ्स हो गया, जीएस हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर इत्यादि जो आपके सीडीपी वगैरह हैं, या टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सभी चीज़ की यहाँ पे निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। वर्तमान में अभी उप अंकेक्षक का एग्ज़ाम है, उसके लिए मैंने यहाँ पे तैयारी करवाया है। आप सभी जानते हैं, एमसीक्यू के माध्यम से मैंने उसमें पूरा आप लोगों के यहाँ पे तैयारी करवाया था। इसके बाद हम लोग अभी जितने दिन बचे हैं सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए, उसकी तैयारी करेंगे, और उसके बाद जो लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी करवाएंगे दोस्तों, है ना। और इसी प्रकार से अन्य जो आपके सिलेबस हैं, मैथ्स, जीएस, छत्तीसगढ़, हिंदी, इंग्लिश, उसका प्लेलिस्ट बना दिया जा रहा है, और वो भी क्लास वाइज आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर से करेंगे, और आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या चीज़ और पढ़ना है दोस्तों, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए उस कंटेंट को यहाँ पर अवेलेबल करा दें, ठीक है। तो ये जो चैनल है दोस्तों यूट्यूब में, ये पूर्णतः निःशुल्क है। जो लोग महंगी कोचिंग नहीं जा सकते, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, या जो अपने काम धंधे व्यवसाय में लगे हुए हैं, वर्किंग में लगे हुए हैं, और पढ़ने का उनको समय नहीं मिल रहा था, कोचिंग जाने का समय नहीं मिल रहा था, तो वो ऑनलाइन बैठ करके पूर्णतः निःशुल्क पढ़ सकते हैं हमसे जुड़ करके। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके हर विषय को विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं क्लास वाइज, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए आज, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 राज्य विधानसभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पर मैं हर एक चीज़ आपको डिटेलिंग के साथ बताते चलूँगा, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का विषय है दोस्तों, है ना। तो छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये प्रश्न है। विष्णु देसाई, ओपी चौधरी, रमन सिंह, या किरण सिंह देव। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब कि आपका ओपी चौधरी। देखिए, छत्तीसगढ़ के जो वित्त मंत्री कौन है, ओपी चौधरी जी हैं, और इनके द्वारा 23 फरवरी 2026 को राज्य विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और बजट दोनों प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था, तो याद रखेंगे 23 फरवरी 2026, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, ओपी चौधरी जी के द्वारा किया गया था। बजट और आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया गया था वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को विधानसभा में किस तिथि को प्रस्तुत किया गया था। किस तिथि को प्रस्तुत किया गया था, तो मैं आपको अभी बताया दोस्तों 23 फरवरी 2026 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वर्ष तक राज्य की जीएसडीपी को 2 गुना करना। जीएसडीपी मतलब होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है। जिनको ये समझ में नहीं आता जीएसडीपी क्या होता है, या एनएनपी क्या होता है, या जीडीपी क्या होता है, या आपका कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, या मुद्रास्फीति हो गया, है ना, इन्फ्लेशन हो गया, ये सभी चीज़ों को हम लोग अपने इस चैनल पर इकोनॉमिक्स वाले प्लेलिस्ट में पढ़ाएंगे दोस्तों। जब हम इकोनॉमिक्स की क्लास लेंगे, अभी जल्द ही लेने वाले हैं, ज्योग्राफी कंप्लीट होगा उसके बाद। देखिए अभी वर्तमान में भूगोल की क्लासेस चल रही हैं, भारत का भूगोल, उसको भी काफ़ी बारीकी के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं जुड़ करके, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, या छत्तीसगढ़ हो, वो जुड़ जाएंगे दोस्तों, और क्लास वाइज पढ़ते चलेंगे। हर चीज़ों को बारीकी से पढ़ाया गया है, समझाया गया है, और उसके बाद एमसीक्यू भी कराया जा रहा है, ठीक है। तो जीएसडीपी, ये सभी जो शब्द हैं ये आपका अर्थशास्त्र के शब्द हैं, जानते हैं, है ना। तो जीएसडीपी को 2 गुना करके 10 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक का, 2028, 2030, 2032 या 2035। सही उत्तर है दोस्तों 2028, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है। छत्तीसगढ़ सरकार का क्या है, एक दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म एक विजन है दोस्तों, जिसके तहत वर्ष 2028 तक राज्य के आपके जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है जीएसडीपी है, उसको 2 गुना करके 10 लाख करोड़ तक का पहुंचाने का इन्होंने संकल्प लिया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्थिर भावों कांस्टेंट प्राइस है ना, 2011-12 इसी को मानते हैं आधार है ना, ये कांस्टेंट प्राइस है, स्थिर भाव है। इस पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ की वास्तविक जीएसडीपी विकास दर कितनी प्रतिशत अनुमानित है। ठीक है, स्थिर भावों पर बोल रहा है। देखिए, स्थिर भाव और एक चलित भाव दोनों होता है। ठीक है, तो स्थिर भावों पर 2011-12 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ की वास्तविक जीडीपी जीएसडीपी विकास दर कितने प्रतिशत होने वाली है। 6.50, 7.40, 8.11 या फिर आपका 11.57। इसका सही उत्तर है दोस्तों 8.11, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। स्थिर भाव पर जो आधार वर्ष कौन सा है स्थिर भाव का, 11-12 है। इस पर छत्तीसगढ़ की जो वास्तविक आर्थिक विकास दर है, जिसको बोलते हैं रियल जीएसडीपी ग्रोथ रेट, वो 8.11 रहने का अग्रिम अनुमान लगाया गया था। ठीक है, आंसर सी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है चावल चालू भावों करंट प्राइसेस पर वित्तीय वर्ष। देखिए, अभी हमने देखा था स्थिर भाव, अब यहाँ पर है चालू भाव, जिसको बोलते हैं करंट प्राइसेस। इस पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ का जो नॉमिनल जीएसडीपी विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है। ठीक है, जीएसडीपी विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है। तो अभी हमने देखा था स्थिर भाव पर 8.11 था, और जब प्रश्न आए करंट प्राइस पर चालू भाव पर, तो याद रखिएगा 11.57। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे दोनों अलग चीज़ें हैं, एक स्थिर भाव पर है और एक चालू भाव पर है। दोनों ही क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, ग्रोथ रेट किसका, जीएसडीपी का बोल रहा है। ठीक है, 2025-26 के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थिर भाव 2011-12 पर 2025-26 में छत्तीसगढ़ की वास्तविक जीएसडीपी कितने करोड़ रुपए के अनुमान है। स्थिर भाव पर पूछ रहा है, इसको शब्द को देखना है। ठीक है ना, कांस्टेंट प्राइस और आपका जो करंट प्राइस, दोनों का ना मतलब आंसर अलग अलग रहता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो स्थिर भाव पर 2011-12 में 2025-26 में छत्तीसगढ़ का वास्तविक जीडीपी कितना करोड़ रुपए का है। ऑप्शन है 3,31,402 करोड़, 3,58,293 करोड़, 5,65,845 करोड़ या 6,31,291 करोड़। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3,58,293 करोड़। स्थिर कीमतें मतलब 2011-12, इस पर छत्तीसगढ़ की जो वास्तविक जीएसडीपी है पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष कितना था, तो पिछले वर्ष 3,31,402 करोड़ रुपए था। ठीक है, इससे बढ़ करके कितना हो गया अभी, 3,58,293 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चालू भाव। अब यहाँ पर करंट प्राइस हो गया। करंट प्राइसेस पर 2025-26 में छत्तीसगढ़ की जो नॉमिनल जीएसडीपी लगभग कितने करोड़ की है। मैं एक एक चीज़ को करा रहा हूँ, दोनों एक बार आपका क्या करा रहा हूँ दोस्तों, स्थिर भाव पे करा रहा हूँ, इतना वृद्धि बता रहा हूँ, फिर इतना रह रहा है ये बता रहा हूँ आपका, है ना। तो सभी चीज़ों को यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ एमसीक्यू के माध्यम से। बाकी जो डिटेलिंग क्लास होगी छत्तीसगढ़ का पढ़ेंगे, उसमें आप लोग को ये सब चीज़ें और भी अच्छे से बारीकी से समझेंगे। छत्तीसगढ़ की भी क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, यदि आपने क्लासेस नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार क्लासेस देखेंगे, है ना। बहुत अच्छे से उसको भी समझाया जा रहा है, बारीकी के साथ चीज़ों को समझाया जा रहा है। चीज़ों को समझना ही ज़्यादा ज़रूरी है रटने के बजाय, और हमारा पूरा फोकस है आपको यहाँ पर समझाना, है ना। तो देखिए यहाँ प्रश्न है, चालू भाव पर 2025-26 में छत्तीसगढ़ के कुल नॉमिनल जीएसडीपी लगभग कितने लाख करोड़ रुपए हैं। 3.58, 5.65, 6.31, 10.00। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6.31 लाख करोड़ रुपए। देखिए, चालू कीमत हमेशा ज़्यादा ही रहेंगी, याद रखें करंट प्राइसेस किसी भी चीज़ को। चालू कीमतें करंट प्राइसेस पर छत्तीसगढ़ का जो नॉमिनल जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है जीएसडीपी है, लगभग 6,31,291 करोड़ रुपए है। ठीक है, इसे याद रखेंगे कितना, 6,31,291 करोड़ रुपीज़ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार। देखिए, ये जो वीडियो रहते हैं हमारे, है ना, इतना मतलब आपको बारीकी से एक एक चीज़ों को स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आपका कोई भी एग्जाम हो, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, है ना, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके पढ़ सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। रिविज़न भी करना हो, या कभी आपको कोई फ्रेश व्यक्ति पढ़ रहा है, नए नए पहली बार पढ़ रहा है, तो उसको भी ये चीज़ें समझ में आएंगी।
ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है एग्जाम जब भी रहे, कोई भी एग्जाम हो, या पम का हो या पीएससी का हो, आर्थिक सर्वेक्षण जब भी पढ़ना हो तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और कंठस्थ भी हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार चालू भावों पर जीएसडीपी कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है? किसमें बोल रहा है दोस्तों? चालू भावों पर, मतलब करंट प्राइजेस पर जीएसडीपी में, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जो आपका कृषि है और उसका एलाइड सेक्टर मतलब संबंधित क्षेत्र है, उस पर योगदान कितना है? 20.64%, 32.77%, 46.59% या 53.60%। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 20.64%। ठीक है। देखो, चालू कीमतों के आधार पर जो राज्य के जीएसडीपी संरचना में है ना, कृषि एवं संबंधित गतिविधियां, इसका योगदान 20.64 रहने रह रहा है। ठीक है, 20.64%। अगला प्रश्न देखते हैं, 2025-26 में चालू भावों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, अभी मैं सब यहाँ पे चालू भावों को ही बता रहा हूँ। ठीक है। अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र, देखिए अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो होते हैं आपका, उसमें प्राकृतिक चीजें लेते हैं, जैसे आपका कृषि हो गया, है ना, पशुपालन हो गया, ये सभी चीजें क्या आ गया आपका प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में आता है आपका उद्योग क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र में आपका आएगा दोस्तों सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के अंदर जैसे बैंकिंग हो गया, हॉस्पिटल हो गया, आपका रेलवे हो गया, आईटी सेक्टर्स हो गए, ये सभी आपका सेवा सर्विस सेक्टर्स हो गए, वो तृतीय क्षेत्र है अर्थव्यवस्था के। और यहाँ पर बात हो रहा है उद्योग क्षेत्र, तो उद्योग क्षेत्र कौन सा होता है दोस्तों? द्वितीय क्षेत्र, है ना, सेकेंडरी सेक्टर। इसको इंडस्ट्री सेक्टर भी कहते हैं, जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी आ जाता है। तो उद्योग क्षेत्र इंडस्ट्री सेक्टर का योगदान कितना प्रतिशत अनुमानित है स्थिर भावों पर? तो अभी हमने देखा था कृषि का 20.64 है, कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर आंसर डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी, 46.59%। ठीक है। छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से क्या है, खनिज संपदा राज्य है, खनिज से भरा हुआ है। और आपको पता है इतना ज़्यादा खनिज यहाँ दोहन हो रहा है, जहाँ जो कुछ भी मिनरल्स पाए जा रहे हैं, जैसे आपका कोयला मिला तो कोरबा कोयला खुदा गया पूरा। अभी कोरबा में, कटघोरा में क्या मिल रहा है दोस्तों? मैं बताया था अभी आपको कि लिथियम का भंडारण पाया गया है। तो लिथियम का भंडारण पाया गया है, तो कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ में जो कटघोरा वाला जो सेक्टर है, वहाँ पर क्या है, अब हैवी मात्रा में क्या बैटरीज बनाई जाएंगे। हो सकता है जो कार के व्हीकल्स हैं अभी, है ना, व्हीकल्स हैं, उसमें इस्तेमाल हो, तो वहाँ पे इसका लिथियम का क्या होने पड़ेगा, दोहन होने लगेगा। बस्तर कट रहा है पूरा, हसदेव कट गया है, सब वहाँ पे मिनरल्स हैं, खनिज है, खनिजों का एक खनिजों का राजा वाला देश है, अपना राज्य है दोस्तों। लेकिन इतना ज़्यादा दोहन हो रहा है कि अब पूरा पेड़ों का कटाई हो रहा है, और अंडरग्राउंड जो जितनी भी चीज़ें हैं सभी निकलते जा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा दोहन करने से भी आप जानते हैं विनाश होता है, हाँ। एक लिमिट में ही हर एक चीज़ करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो उद्योग क्षेत्र, मैं आपको बता रहा हूँ उद्योग क्षेत्र की बात, तो छत्तीसगढ़ एक खनिज संपदा राज्य है और उद्योगों पर आधारित राज्य है। ठीक है। यहाँ अनेक मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आपका बॉक्साइट हो गया, है ना, आपका गार्नाइट हो गया, गार्नेट हो गया, बॉक्स लिथियम हो गया, कोल हो गया, आयरन का कितना ज़्यादा डिपोजिशन है छत्तीसगढ़ में, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर जो उद्योग क्षेत्र की बात कर रहा है, तो चालू कीमतों पर राज्य की जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है, याद रखेंगे कितना, 46.59 सबसे ज़्यादा है, इस बात को याद रखिएगा। इसका उद्योग का क्षेत्र, ठीक है। चालू कीमतों पर जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है, 46.59%। अब देखिए, कभी कभी डाटा आपको 48% देखने को मिलेगा, तो आपको इसी के इर्द गिर्द ही देखना है, 46.59, 48%, समझ रहे हैं? ये नहीं मिलना, ये नहीं कि आप 20.64 लगा देगी, आपका कृषि वाला योगदान है कृषि का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चालू भावों के आधार पर आर्थिक सर्वेक्षण में सेवा क्षेत्र, ये हो गया आपका टर्सरी सेक्टर, जिसको बोलते हैं तृतीय क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, है ना, जिसके अंदर बैंकिंग वगैरह आते हैं, बता दिया मैंने, हॉस्पिटल, रेलवे, अदर सेक्टर्स, जहाँ से हमको सर्विसेज मिलती, सेवा मिलती है। राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान दर्ज किया गया है 20.64, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये कृषि का है। 46.59 ये तो आपका किसका है, उद्योग का है, ये कृषि का है, ये उद्योग का है। 32.77% या फिर 11.57%। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 32.77%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य की जो जीएसडीपी संरचना चालू भावों पर में सेवा क्षेत्र जो है उसका योगदान 32.77% है। तो सबसे कम कौन सा है, कृषि, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में 80% जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित, जानते हैं कि
कृषि पर लगी हुई है, कृषि कार्य पर लगी हुई है। लेकिन अभी डेटा कहीं ना कहीं देखिए कम होते जाएगा दोस्तों, कम हो ही रहा है, क्योंकि सभी लोगों को क्या है, आगे बढ़ना है। आज के डेट में सभी लोग टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। और सभी लोग क्या कर रहे हैं, विकास करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो खेती किसानी काफ़ी लोग छोड़ रहे हैं, जिनके पास छोटे छोटे खेत वगैरह हैं उन लोग क्या अपना सेल आउट कर दे रहे हैं दोस्तों। और जिनके पास बड़े खेत हैं उन लोग तो अपने कार्य पे बढ़िया लगे हुए हैं। लेकिन छोटे छोटे जो किसान हैं, है ना, उन लोग अब दूसरे अपने कार्य पे लग रहे हैं दोस्तों। और उनके जैसे बच्चे लोग हैं वो लोग आगे बढ़ करके खेती किसानी छोड़ते जा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें आज की डेट में देखने को मिल रही हैं। और इसका नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। हर कोई इंसान आगे बढ़ना भी चाहता है, लेकिन इससे क्या है, कृषि कार्य छूटते जा रहे हैं दोस्तों। अच्छी बात यह है कि जो खेती किसानी है दोस्तों, उसमें काफ़ी मेहनत लगता है ना। आप देखेंगे, आप जो टमाटर आलू खा रहे हैं या अनाज खा रहे हैं, उसके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ता है। खेती किसानी जो लोग करते हैं वो जानते हैं दोस्तों। लेकिन बुरी बात यह है कि यहाँ पर जो है कार्य छूटते जाएगा तो अनाज कौन उगाएगा, है ना। हर चीज़ मशीन से करना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। मशीन का काम मशीन ही कर सकता है, और इंसान का काम इंसान ही कर सकता है ना। ठीक है, चलिए ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं घुसते, इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे किसी दिन, है ना। तो आंसर क्या है इसका, याद रखेंगे, सेवा क्षेत्र का 32.77%। अगला प्रश्न देखिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ की कृषि एवं संबंध क्षेत्र का विकास दर स्थिर भाव पर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र का किसमें बोल रहा है दोस्तों, स्थिर भाव, याद रखेंगे। अभी हम लोग चालू में देखे थे तो कितना था, 20.64% था, है ना। और सेवा का देखा 32.77, जबकि हमने देखा था उद्योग का कितना देखा था, 46.59। अब यहाँ पे गाड़ी किस पे आ गई है दोस्तों, स्थिर पे। स्थिर मतलब स्टैटिक कांस्टेंट। कृषि एवं संबंध क्षेत्र का बात कर रहे हैं, तो ये इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 7.49। डायरेक्टली याद करके रखा है मैंने, इसलिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 7.49% किसका है दोस्तों, कृषि का। देखिए, बेहतर उत्पादन और जो आपका कृषि इनपुट योजनाओं, है ना, बहुत सारी योजना कृषि की चल रही है। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में जितनी भी योजना है उसको भी हम लोग अपने प्लेलिस्ट में डाल रहे हैं दोस्तों, पढ़ा रहे हैं उसको भी। छत्तीसगढ़ में जब हम लोग नदियाँ पढ़ रहे हैं तो नदी से संबंधित जितना हो गया, खनिज पढ़ रहे हैं तो खनिज से संबंधित है, कृषि पढ़ रहे हैं तो कृषि से संबंधित, वहाँ पे हर एक चीज़ को अलग से बता दिया जा रहा है, ताकि आपको बार बार एक ही चीज़ बार बार आप पढ़ेंगे ना वहाँ पर वीडियो में, तो आप लोगों को वो दिमाग में घुस जाएगा, है ना। हाउ एनी हाउ आप लोगों को हर एक चीज़ इसमें बताई जा रही है दोस्तों। ठीक, तो बेहतर उत्पादन और कृषि इनपुट जो योजनाएं हैं और बेहतर जो आपकी सिंचाई की सुविधा है, इसके कारण स्थिर कीमतों पर जो आपका कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र है, इसको 7.49 की वृद्धि दर्ज की गई है। तो आंसर क्या है, याद रखेंगे, 7.49%। ठीक, किस पे, स्थिर भाव पर। और अगर चालू भाव बोलते तो 20.64%। ठीक है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार स्थिर भाव पर उद्योग क्षेत्र का अनुमानित वृद्धि दर क्या है, 7.21। इस पे बोल रहा हूँ दोस्तों, इससे को याद रखना है, स्थिर भाव को ना, यही आपको कंफ्यूजन कराएगा एग्जाम में। स्थिर भाव चालू भाव, स्थिर भाव चालू भाव, कांस्टेंट प्राइस आपका करंट प्राइस। तो वृद्धि दर क्या है पूछ रहा है उद्योग क्षेत्र का। तो अभी हमने देखा था 7.49 कृषि का था। तो याद रखना है उद्योग का कितना है दोस्तों, तो 7.21%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विनिर्माण और खनन जो होते हैं आपके, खनन उत्खनन हो गया आपका, जो आपका उद्योग क्षेत्र हो गया, विनिर्माण क्षेत्र हो गया, इसमें जो गतिविधि में जो निरंतर निवेश की बदौलत जो राज्य का जो औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्री सेक्टर है, उसमें स्थिर कीमतों पर आपका 7.21% की दर बढ़ने का अनुमान है दोस्तों, 7.21%। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, अर्थव्यवस्था के जो प्राइमरी सेक्टर है, जिसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें आपको मैंने बताया था कृषि वगैरह आते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में खनन जो है, माइनिंग, और उत्खनन जो है, जिसको बोलते हैं क्वायरिंग क्षेत्र, ये भी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब समझ रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र में उन सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करके कच्चे माल का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन करती हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे दोस्तों। कृषि एवं उससे संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, और आपका जो खनन तथा उत्खनन क्षेत्र भी किसके अंतर्गत आ रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं। क्योंकि जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है उसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करके कच्चे माल का निष्कर्षण किया जाता है। निष्कर्षण मतलब होता है आपका एक्सट्रैक्शन। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में आपका खनन क्षेत्र राज्य की जो आपके सकल घरेलू उत्पाद है, जीएसडीपी में एक बड़ा योगदान देता है दोस्तों। क्योंकि खनिज के उपलब्धता के मामले में देश के प्रमुख राज्यों में से एक है छत्तीसगढ़। क्योंकि यहाँ आपको मैं बता दिया हूँ, कोयला मिलता है, लोहा मिलेगा, चूना पत्थर, बॉक्साइट हो गया, लिथियम हो गया, गार्नेट, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन,
एल्सेंड्राइड, आप जानते हैं सभी इतने सारे यहाँ पर आपके मिनरल्स भरे हुए हैं, ना जाने कितने एलिमेंट्स यहाँ पाए जाते हैं दोस्तों अलग अलग। ठीक है, ठीक है। तो याद रखें कि स्थिर भाव पर उद्योग क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर कितनी है, तो 7.21%। कृषि का कितना था, 7.49। कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग चाहें तो इसको छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना के भी लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025-26 में छत्तीसगढ़ का जो सेवा क्षेत्र है, अब किसकी बात कर रहा है, सेवा क्षेत्र। ये किस पे बोल रहे हैं दोस्तों, स्थिर कीमतों पर कितना वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि दर्ज होने का अनुमान है। 7.49 कृषि का हो गया, 7.21% आपका हो गया उद्योग का। अब ये बच गया कितना आपका, सही क्या होगा आंसर इसका, तो याद रखेंगे 9.11%, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो देखा जाए तो स्थिर कीमतें 2011-12 के आधार पर जो अभी वर्तमान में सेवा क्षेत्र का वृद्धि दर कितना हो रहा है दोस्तों, तो 9.11% हो रहा है। जबकि हमने देखा था कि चालू कीमतों पर कितना था दोस्तों, तो मैं आपको बताया था 32.77%, 32.77। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र को याद रखेंगे, स्थिर कीमत कितना है, 9.11%, है ना। ठीक है, 9.11% याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम, ठीक है, पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम बोलते हैं इसको, है ना, मतलब प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय से आपको क्या समझ में आता है दोस्तों, वो जो किसी भी देश के जहाँ भी उसके नागरिक हैं उसकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, ये बताता है आपका पर कैपिटल इनकम, है ना। उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनका जीवन का जो शैली है, जीवन का जो स्तर है वो किस स्तर का है, ये मापता है क्या, पर कैपिटल इनकम ये बताता है ना। कैसे निकालते थे पर कैपिटल इनकम, ये सब बताया हूँ दोस्तों। पीसीआई निकालने का तरीका भी आपको मैं बताया था, पर कैपिटल इनकम प्रति व्यक्ति आय। इसको निकाला कैसे जाता था कि उस देश की कुल राष्ट्रीय आय, मतलब कुल नेशनल इनकम जो होता है, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, टोटल नेशनल जो इनकम हो गया वो, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे वहाँ के टोटल पॉपुलेशन से, तो ये आपको निकल के आ जाएगा पर कैपिटल इनकम। और ये सबसे क्या बताता है दोस्तों, उस देश की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है बताएगा, और वहाँ के जो लोगों का जीवन का स्तर है वो किस स्तर का, ये बताता है पर कैपिटल इनकम। तो 2025-26 में छत्तीसगढ़ का, पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़ का पर कैपिटल इनकम कितना अनुमानित किया गया था, तो इसका सही उत्तर दोस्तों 1,69,240 रुपये, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद चालू भावों पर, है ना, याद रखेंगे प्रश्न क्या है, चालू भावों पर कितना है, 1,69,240 रुपये अनुमानित की गई है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 2025-26 में छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष 2024-25 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2025-26 में प्रति व्यक्ति की आय में 2024-25 जस्ट इसका प्रीवियस जो आपका आंकड़ा है, यह साल का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसकी तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 10.07%। क्यों, क्योंकि देखेंगे तो 1,69,000 कितना बताया था, 244, ये अभी प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों 2000 आपका कब का, 25-26 का। लेकिन 2024-25 में यही आपका जो आय आंकड़ा था प्रति व्यक्ति आय 1,62,848 था। तो इसको आप डिफरेंस निकाल लीजिए दोस्तों, और प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो आपको 10%, 10.07% का वृद्धि मिलेगा। ठीक है, कितना प्रतिशत का, 10.07% का। ठीक है, तो यहाँ से दो आंकड़े निकल के आ गए आपका, 1,62,848 2024-25 में प्रति व्यक्ति आया था, और 1,69,244 2025-26 में प्रति व्यक्ति आया है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 10.07। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों ताकि आप लोग भी इसे यहीं पर ही याद कर लें, है ना। फिर कहाँ आप इसे लिखेंगे, कहाँ आपके पास इतना समय है। कभी भी आपको आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना हो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बारीकी से समझना हो तो ये वीडियो देखिए और आपका तैयारी हो जाएगा। मैं इसका भाग 1 लेके आया हूँ, इसके बाद मैं प्रयास करूँगा कि इसका 2-3 पार्ट और ले आऊँ आप लोगों के लिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष, अच्छा देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बताना था आपको कि छत्तीसगढ़ का जो है करंट अफेयर्स का भी क्लासेस चल रहा है दोस्तों यूट्यूब पर ही, हमारे इसी चैनल पर। इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है छत्तीसगढ़ आपका करंट अफेयर्स के नाम से, सीजी करंट अफेयर्स, तो उसे भी पढ़िएगा। वहाँ पे भी मैं बहुत बेहतरीन आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चैनल कम्प्लीटली पूरा पैकेज मिलेगा दोस्तों,
वो भी निःशुल्क में पढ़ना है आपको और कुछ नहीं देना है अभी, है ना। छत्तीसगढ़ भी पढ़ रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण भी पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर रीजनिंग भी करा रहे हैं, साथ ही साथ आपके पूरे जीएस को भी बारीकी से, और भले ही समय लग रहा है लेकिन जीएस को भी यहाँ पे पूरा तरीके से खत्म किया जा रहा है दोस्तों। पूरा आपको प्लेलिस्ट मिलेगा और प्लेलिस्ट में पूरे क्लासेस मिलेंगे जिसमें आपका ए टू जेड चीज़ें पढ़ाई जाएगी, वो भी डिटेलिंग और एमसीक्यू दोनों के माध्यम से, ठीक है, ताकि आपको इधर उधर और कहीं भटकने की आवश्यकता ना पड़े और कहीं महंगे कोचिंग जाने की आवश्यकता ना पड़े। आप सभी को पता है कि वर्तमान में अभी इतना ज़्यादा आपका कोचिंग में धंधा चल रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक करके रखे हुए हैं, 20,000, 50,000, 40,000, फिर वहाँ जाओ, वहाँ जाके रहो, फिर पढ़ो। इससे बेटर मैंने सोचा कि आप लोगों को यहीं पर ही सब चीज़ कंटेंट दे देता हूँ, और ये सब कंटेंट है जो वो भी आपके पूरे क्वालिटी कंटेंट है, ऑथेंटिक कंटेंट है दोस्तों, है ना। आपको भी मैं यहाँ पर पढ़ के ही पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, जो भी चीज़ें मेरे सोर्सेस बुक्स हैं या अदर चीज़ें हैं, सब चीज़ों को यहाँ पे एकत्रित करके आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा हूँ, अपना जो नॉलेज है वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए यदि अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि मैं उनसे भी जुड़ सकूँ, उन लोगों को भी अच्छा पढ़ा सकूँ और वो भी आगे बढ़ सकें दोस्तों। देखिए, चार्ल्स डार्विन का एक सिद्धांत था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, मतलब जो सर्वाइव करेगा वही फिट बैठेगा, ठीक है। एग्ज़ाम भी वैसे ही है, जो अपना बेस्ट देगा, जिसमें योग्यता होगा वही एग्ज़ाम क्रैक करेगा। मैं पढ़ा सबको रहा हूँ, है ना, तो ये नहीं कि सर बताए हैं वीडियो तो मैं दूसरे दोस्त को क्यों बताऊँ, आप उसको भी बताइए, लेकिन जो बेस्ट होगा ना वही निकल के बाहर आएगा, ठीक है। जिसका बेस्ट, जो अपने पढ़ाई में अच्छा होगा, जो योग्य होगा, और योग्य के साथ भगवान की कृपा जिसे भाग्य बोलते हैं दोस्तों, वो भी होगा, तो आप लोगों का नियुक्ति ज़रूर से होगा, सिलेक्शन ज़रूर से होगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों या अपने जो पहचान के हैं जिनको भी पढ़ना होगा उनको बता दीजिएगा दोस्तों, हर एक चीज़ें यहाँ पे डिटेलिंग के साथ पढ़ाई जा रही हैं। खास करके छत्तीसगढ़ के जो अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ के जो एस्पिरेंट्स हैं, उन्हीं के लिए ये आपका डेडिकेटेड चैनल है दोस्तों, क्योंकि नाम ही इसका है पढ़ छत्तीसगढ़। नाम क्या हमारे चैनल का दोस्तों, पढ़ छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ को पढ़ाना है, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है दोस्तों, है ना। चाहे वो आपका राष्ट्रीय स्तर में हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हो, यहाँ के लोगों को भी आगे उठाना है दोस्तों, यहाँ के लोगों को भी आगे उठाना है, और पढ़ाई की तरफ मेरा उद्देश्य है कि लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। हमारे स्टेट पीछे है दोस्तों काफ़ी, है ना, रोज़गार की कमी है, आप सब जानते हैं, वैकेंसीज़ की भी कमी है ना, तो अपने आप को इतना कैपेबल बनाना है कि आप लोग बढ़िया से पढ़ लें और आगे निकल लें दोस्तों, ठीक है। सामान्य सिलेबस यहाँ पे क्यों तैयारी करवाता हूँ मैं, क्योंकि हमको सिर्फ स्टेट पर बेस नहीं रहना है, चाहे वो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, आरआरबी, या बैंक का एग्ज़ाम हो दोस्तों, या आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, है ना, या और कोई अदर स्टेट का जो टीचर भर्ती है, ये सब आपको देना है दोस्तों। अपने स्टेट पे बैठे नहीं रहना, पढ़ना तो वही सभी चीज़ें हैं, है ना, और अपने को अगर सेंट्रल लेवल का अगर सैलरी मिलता है तो और अच्छी बात है। तो इसीलिए क्या है दोस्तों, पढ़िए, हमको क्या है, पढ़ाना है और आपको पढ़ना है और आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, माफ़ी चाहूँगा, बीच बीच में मोटिवेशनल या स्पीच वाली क्लासेस हो जाती है मेरी, उसके लिए। यहाँ पे प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा, जिसको बोलते हैं फिजिकल डिफिसिट, जीएसडीपी की का कितना प्रतिशत लक्षित रखा गया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2.97%, ठीक है। वित्तीय उत्तरदायित्व और जो आपका बजट प्रबंधन, एफआरबीएम जो बोलते हैं जिसको, इस अधिनियम के जो तहत जो आपका 3% की जो वैधानिक सीमा, इसके भीतर रहते हुए राज्य का जो राजकोषीय घाटा होता है जीएसडीपी, इसका 2.97 पर सीमित रखा गया है। कितना रखा गया है दोस्तों, राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत लक्षित रखा गया है, तो याद रखेंगे 2.97 फिजिकल डेफिसिट, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2025-26, वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ का कुल राजकोषीय घाटा कितने करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। राजकोषीय घाटा कितने करोड़ रुपए का अनुमान किया गया है दोस्तों, 2,804 करोड़, 10,000 करोड़, 18,900 करोड़, या 26,341 करोड़। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 18,900 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजटीय ढांचे के अनुसार राज्य का कुल अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है, 18,900 करोड़ रुपए, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025-26 के बजटीय अनुमानों में छत्तीसगढ़ के लिए कुल राजस्व अधिकाय, रेवेन्यू सरप्लस जिसे कहा जाता है, कितना अनुमानित है। छत्तीसगढ़ के 2025-26 के बजटीय अनुमान, इसके तहत छत्तीसगढ़ के लिए कुल राजस्व अधिकाय सरप्लस कितना है, 2,800 करोड़, जीएसडीपी का 0.4%, यही इसका सही उत्तर है। ज़्यादा मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, एग्जाम सर पर है दोस्तों,
है ना। और जहाँ मेरा लेक्चर चला जाता है, लेक्चर चालू हो जाता है, या बोले तो मोटिवेशनल स्पीच शुरू हो जाती है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बीच बीच में वो सभी चीज़ें आ जाती हैं तो स्किप कर सकते हैं आप लोग, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वर्ष 2025-26 के बजटीय अनुमानों में छत्तीसगढ़ के लिए कुल राजस्व अधिकाय कितना माने अनुमानित है, तो 2,800 करोड़ रुपए, जीएसडीपी का 0.4%, ठीक है। पिछले वर्ष के जो आपके राजस्व घाटा से उभरते हुए जो राज्य ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2,804 करोड़ रुपए, जीएसडीपी का कितना 0.4% का राजस्व अधिकाय रेवेन्यू सरप्लस अर्जित करने का अनुमान लगाया है। अब आप बोलेंगे कि सर रेवेन्यू सरप्लस क्या होता है, मतलब राजस्व अधिकाय क्या होता है। तो राजस्व अधिकाय, इसका अर्थ है जब सरकार या कोई संस्था इसकी कुल राजस्व आय जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं, है ना, उसके कुल राजस्व खर्च से अधिक हो जाती हैं। कहने का मतलब है जब सरकार की कुल राजस्व आय जो है, कुल राजस्व आ रहा है राज्य का, है ना, राज्य सरकार का कुल रेवेन्यू आ रहा है, सब तरफ से आ रहा है, माइनिंग से आ रहा है, इधर से उधर से आ रहा है आपका, है ना, माइनिंग से आ रहा है, रॉयल्टी से आ रहा है, सभी चीज़ों से इधर उधर से पैसा जो आपका आ रहा है राज्य सरकार के पास टैक्स वगैरह करके, उस रेवेन्यू से कुल राजस्व जो खर्च है, खर्च मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व का खर्च अधिक हो जाता है। मतलब कि आया तो मान लीजिए 1 लाख, लेकिन जा रहा है मतलब मान लो 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, राजस्व अधिकाय, रेवेन्यू सरप्लस। कितना अनुमानित किया गया दोस्तों, 2,804 करोड़ रुपए, जो कि जीएसडीपी का 0.4% है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा रेवेन्यू सरप्लस। नेक्स्ट है दीर्घकालिक परिसंपत्ति निर्माण। दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म जो परिसंपत्ति निर्माण को प्राथमिकता देने के लिए वर्ष 2025-26 में पूंजीगत व कैपिटल एक्सपेंडिचर हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है। ओके, दीर्घकालिक परिसंपत्ति का निर्माण, इसको प्राथमिकता देने के लिए वर्ष 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण में पूंजीगत व एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है। 10,000, 15,000, 26,341 या 54,000। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 26,341 रुपये, ठीक है। दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा निर्माण और वित्तीय परिसंपत्तियों के विकास के लिए पूंजीगत व्यय, जिसे कैपेक्स कहते हैं, इसके रूप में 26,341 रुपये करोड़ रुपए को भारी राशि आवंटित की गई है, याद रखेंगे 2025-26 के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके निर्माण के लिए। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2025-26 का पूंजीगत व्यय कैपेक्स राज्य के कुल बजट का लगभग कितना प्रतिशत है। ये कैपेक्स क्या है दोस्तों, पूंजीगत व्यय, मैं आपको अभी बताया था जस्ट। तो वर्ष 2025-26 के लिए आपको पूंजीगत व्यय जो कैपेक्स है राज्य के कुल बजट का लगभग कितना प्रतिशत है। 8.5, 11.5, 16%, 24%। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 16%। पूंजीगत जो आवंटन कितना, 26,341 करोड़। अभी बताया था ना, पूंजीगत जो आपका एक्सपेंड हुई है पूंजीगत व्यय कितना, 26,341 करोड़ रुपए, है ना। तो आपका जो पूंजीगत जो आवंटन है या पूंजीगत व्यय है जो खर्च हुआ है जो 26,341 करोड़ रुपए, राज्य कुल बजटीय खर्च का लगभग कितना है, तो यही 16% है, ठीक है। जीएसडीपी का, जो कि जीएसडीपी का कितना परसेंट है, याद रखेंगे। देखिए राज्य की कुल बजट मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में कितना कुल बजट है। तो कुल बजट का लगभग 16% है ये क्या आपका पूंजीगत व्यय। और जीएसडीपी का बोलेंगे ना, तो जीएसडीपी का 4.14% है, 4.14% बैठता है दोस्तों। क्या चीज़ आपका पूंजीगत व्यय, ठीक है। अभी याद रखिए पूंजीगत व्यय का कुल बजट कितना है लगभग, तो 16% है किसका, कुल बजट का। लेकिन जीएसडीपी का कितना, 4.14%। याद कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। एग्जाम के ठीक पहले इसको पढ़ के आप लोग जरूर से जाइएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2027-28 तक राज्य के बकाया ऋण टू जीएसडीपी अनुपात, डेब्ट टू जीएसडीपी रेशियो बोलते हैं जिसे, इसको घटाकर कितना प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2027-28 तक राज्य के जो बकाया ऋण है, जो बकाया हुआ लोन है, उसको जीएसडीपी अनुपात, टू जीएसडीपी अनुपात, डेब्ट टू जीएसडीपी रेशियो को घटाकर कितना प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा है। 20, 24, 30, 56.8। सही तो है ऑप्शन नंबर बी, 24% दोस्तों। राज्य की जो वित्तीय स्थिति को टिकाऊ बनाने और जो ऋण का जो बोझ है ना, जो लोन है, उसको कम करने के लिए सरकार ने जो वित्तीय वर्ष 2027-28 तक जो है ऋण जीएसडीपी अनुपात मतलब डेब्ट टू जीएसडीपी रेशियो उसको घटाकर के कितना कर दिया, 24% करने का लक्ष्य रखा है। याद रखेंगे इसे भी। जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और हमेशा जब भी जो भी एग्जाम हो आने वाले 2026 और 27 में, उस समय ये आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो देख के जाएं, ठीक है। विजन, अब ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा।
जिससे आपका पूरा आर्थिक सर्वेक्षण कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, कोई भी एग्जाम के लिए हो, है ना। स्टेट के एग्जाम्स, पीसीआई व्यापम का। छत्तीसगढ़ का विजन 2030 को दो प्राथमिक ढांचों पर आधारित है। इसमें लक्ष्य समूह पर केंद्रित ढांचा कौन सा है? 2030 दो प्राथमिक ढांचों पर आधारित है दोस्तों, विजन। ठीक है, इसमें से लक्ष्य समूह पर केंद्रित ढांचा कौन सा है? गति, ज्ञान, न्याय या छत्तीसगढ़ फर्स्ट? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोलते हैं ज्ञान। ठीक है, जो ज्ञान ढांचा है पूरी तरह से समाज के चार प्रमुख लक्षित वर्ग कौन कौन से? गरीब, युवा, अन्नदाता और आपका जो नारी है, इसी कल्याण पर केंद्रित है। किस पर? याद रखेंगे, गरीब, युवा, अन्नदाता और जो आपका नारी है उसके कल्याण पर केंद्रित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विजन 2030 के अंतर्गत ज्ञान, जिसके बारे में मैं अभी बात किया हूँ दोस्तों, विजन 2030 प्राथमिक ढांचे पर आधारित कौन सा लक्षित समूह है? तो ज्ञान। तो इसी ज्ञान ढांचे का फुल फॉर्म क्या है पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ज्ञान में भी आपको बताया हूँ, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न आएगा ये, इसलिए इसको पढ़ के ही जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, केंद्र सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ विजन 2030 में ज्ञान का अर्थ क्या है? गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राज्य के विकास को गति देने वाले जो आर्थिक चालकों, जिसे ग्रोथ ग्रोथ ड्राइवर्स कहते हैं, इससे संबंधित ढांचा कौन सा है? राज्य के विकास को गति देने वाले, तो इसका आंसर सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। गति देने वाले को याद रखना है कि गति ही है। ग्रोथ ड्राइवर से संबंधित ढांचा कौन सा बनाया गया? गति। गति ढांचा का उद्देश्य राज्य की जो आर्थिक प्रगति की रफ्तार तेज करना है। तेज मतलब गति, गति मतलब स्पीड, समझ रहे हैं? तेज करना है मतलब गति। इसके तहत जो चार प्रमुख विकास जो है उसमें आपका ग्रोथ ड्राइवर्स, विकास चालकों को शामिल किया गया है, इतना याद रखना है। ठीक है, आगे मैं आपको गति से संबंधित और क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, विजन 2030 के लिए गति ढांचे में जी अक्षर का क्या प्रदर्शन हो रहा है? किस लिए प्रदर्शित है ये? ठीक है, किसे प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन है ग्रोथ, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, गारमेंट इंडस्ट्री, ग्रीन इंडस्ट्री। दोस्तों सही उत्तर है दोस्तों गुड गवर्नेंस। देखिए, गति का फुल फॉर्म आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जी पर होता है आपका गुड गवर्नेंस, जिसको बोलते हैं सुशासन। छत्तीसगढ़ में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सुशासन दिवस, गौरव दिवस और एक सुशासन दिवस। ठीक है, तो गौरव दिवस जो था आपका कांग्रेस की सरकार के समय बनाया गया था, इसको भी आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों। और जो सुशासन दिवस है ये आपको बीजेपी के द्वारा गठन किया गया था, बनाया गया था, इसको भी आप लोग कमेंट में बताएंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग छत्तीसगढ़ कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आप लोग सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है और गौरव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ये बताइएगा। तो जी फॉर होता है गुड गवर्नेंस, जिसको बोलते हैं सुशासन। ये हो गया एक आपका। ए से हो गया आपका एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेटिंग मतलब होता है दोस्तों बढ़ाना, एक्सीलेटर वाला, गाड़ी का एक्सीलेटर। एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, गाड़ी का एक्सेलरेटर होता है, एक्सीलरेटर होता है, एक्सीलेटर होता है। देखिए बार बार बोलने से भी खुद में आ जाता है थोड़ा सा गलत शब्द। एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं अवसंरचना त्वरण। एक्सेलरेशन, त्वरण आप पढ़ा है दोस्तों, न्यूटन का तीनों नियम पढ़े होंगे। इसमें आपका एक्सेलरेशन आपने बिना न्यूटन का, बिना एक्सेलरेशन का तीनों आपका न्यूटन का नियम पूरा नहीं होता, आप जानते हैं, है ना। और टी से क्या होगा दोस्तों? टी से जो है वो टेक्नोलॉजी को बताएगा। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी। और आई से जो है उसको याद रखना है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक, तो याद रखेंगे जी फॉर होता है गुड गवर्नेंस सुशासन, ए से होता है आपका एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना त्वरण, टी से टेक्नोलॉजी को बता रहा है और आई से है इंडस्ट्रियल का ग्रोथ बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न किया था जी का अक्षर का अर्थ क्या होगा या किससे प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, गुड गवर्नेंस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गति ढांचे के अंतर्गत डिजिटल ट्रैकिंग अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का संबंध किस घटक से है? गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियल ग्रोथ? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुड गवर्नेंस, जिसे बोलते हैं सुशासन। ठीक है, आपका पारदर्शिता और डिजिटल ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल सुशासन गुड गवर्नेंस के तहत शुरू किया गया है और ये एक तकनीकी प्रयास है दोस्तों। ठीक है,
याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है गति ढांचे के अंतर्गत बाईपास, रिंग रोड, सड़कों का विकास किस श्रेणी के अंतर्गत है? तो ऐसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीजें आ रही हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे बोलते हैं अवसंरचना त्वरण। ठीक है, याद रखेंगे इसे। गति ढांचे में एक का अर्थ एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, और बुनियादी ढांचे में जो आपका तेजी लाना, जिसके तहत आपका सड़क, बाईपास या रिंग रोड, इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में ई धरती बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट्स की स्थापना गति ढांचे के किस स्तंभ का हिस्सा है? भाई तो इंटेलिजेंस की बात हो रहा है, मतलब क्या आ जाएगा आपका? टेक्नोलॉजी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति की समय अवधि का निर्धारित की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो नया औद्योगिक नीति है दोस्तों, है ना, इसका जो है समय अवधि, नया टाइम क्या रखा गया, टाइम पीरियड जो है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2024 से लेकर के 2029 तक। ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए, है ना, और निवेश आकर्षित करने के लिए छत्तीसगढ़ की जो नई औद्योगिक जो नीति है 2024 से 29 लागू की गई है। अगला प्रश्न है, किसानों को वित्तीय सहायता और इनपुट सहायता प्रदान करने वाली जो कृषक उन्नत योजना होती है, उसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 3500, 4500, 5500 या 10,000? इसका सही उत्तर दोस्तों 10,000 रुपये। आप सभी को पता है दोस्तों, अन्नदाता अर्थात किसानों को सशक्त बनाने और फसल इनपुट सहायता देने के लिए कृषक उन्नति योजना को 10,000 करोड़ का सबसे बड़ा आवंटन प्राप्त हुआ है इस बजट में। ठीक है, अगला प्रश्न है, विवाहित महिलाओं को नगद सहायता प्रदान वाली जो महतारी वंदन योजना है, तो सर्वेक्षण के अनुसार कितना बजटीय आवंटन किया गया है? ऑप्शंस है, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, 5500 करोड़ रुपए। ठीक है, सी, नारी शक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और नगद सहायता हस्तांतरण हेतु महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुदूर और दूर दराज के क्षेत्र, जो रिमोट एरियाज होते हैं, ये फार अवे जो एरियाज हैं, उस क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी सुधारने के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री डिजिटल क्रांति योजना, मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, छत्तीसगढ़ संपर्क योजना या अटल कनेक्टिविटी मिशन? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना। सुदूर वनांचल और जो बस्तर सरगुजा जैसे आपका दुर्गम क्षेत्र है, इसमें कनेक्टिविटी की समस्या को दूर करने के लिए जो है मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना की स्कीम शुरू की गई है दोस्तों, है ना। याद रखें कि मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना सुदूर क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए शुरू किया गया है। हवाई संपर्क, एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ के तीन शहरों में एयरपोर्ट विकास का सर्वेक्षण में रेखांकित। ठीक है, एयर कनेक्टिविटी के लिए छत्तीसगढ़ में आप कैसे कौन से 3 शहरों को एयरपोर्ट के लिए सर्वेक्षण किया गया दोस्तों? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, कोरबा, कोरबा है ये, कोरबा नहीं है ये, कोरबा, रायगढ़ और राजनांदगांव, या जगदलपुर, दंतेवाड़ा या कांकेर? सही उत्तर है दोस्तों जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर में सर्वेक्षण किया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, क्षेत्रीय हवाई संपर्क जो होते हैं, रीजनल एयर कनेक्टिविटी जिसको बोल रहे हैं, इस योजना के अंतर्गत जो है आपका जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे के विस्तार पर बल दिया जा रहा है अभी, और सर्वेक्षण किया गया है। अगला है, शैक्षणिक क्षेत्र में सुधार के लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NEIFT की स्थापना कहाँ की जा रही है? राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ की जा रही है? भिलाई, बिलासपुर, नव रायपुर या आपका जगदलपुर? सही उत्तर है दोस्तों नवा रायपुर, जगदलपुर, सॉरी नवा रायपुर, जो आपका अटल नगर के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राष्ट्रीय स्तर के जो आपका कौशल विकास और टेक्सटाइल डिजाइनिंग को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT की स्थापना नवा रायपुर में की जा रही है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य में कितने नए फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना की जा रही है? ठीक है, कितने नए फिजियोथेरेपी, जानते हैं ना आप सभी, फिजियोथेरेपी नस वगैरह हो गया, आपका हड्डी वगैरह मसल्स में आपका प्रॉब्लम क्रैम्प आता है या कोई परेशानी रहती है, झुंझुनाहट वगैरह, इसको फिजियोथेरेपी ठीक करता है। एक प्रकार के थेरेपिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। तो कितने नए फिजियोथेरेपी कॉलेज खोला जा रहे हैं जहाँ पर नए नए फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर बन के निकलेंगे? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 6। ठीक है, चिकित्सा शिक्षा और जो आपका पुनर्वास सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से राज्य में अब 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर एक आधुनिक
एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही है? भिलाई, नया रायपुर, बस्तर या फिर सरगुजा? ये बस्तर है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नवा रायपुर। नवा रायपुर अटल नगर में वैश्विक स्तर की जो है शैक्षणिक सुविधाएं और संस्थान स्टैब्लिश किया जा रहा है ना, और एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए एजुकेशन सिटी का विकास किया जा रहा है दोस्तों। सभी शैक्षणिक सुविधाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए एजुकेशन सिटी। अगला है, राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए शुरू की गई जो शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 500 करोड़, 1000, 1500, 4500 करोड़? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1500 करोड़ रुपए। राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा सहायता प्रदान करने वाली शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में किस प्रकार के सरकारी हस्तांतरण के अत्यधिक विस्तार पर चिंता जताई गई है, जिससे वित्तीय स्थिरता को जोखिम हो सकता है? वर्ष 2025-26 आर्थिक सर्वेक्षण के किस प्रकार के सरकारी हस्तांतरणों के अत्यधिक विस्तार पर चिंता जताई गई है, जिससे वित्तीय स्थिरता को जोखिम हो सकता है? बिना शर्त नकद हस्तांतरण, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स, कृषि सब्सिडी, एग्रीकल्चर सब्सिडीज, बुनियादी ढांचा ऋण, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स या शैक्षणिक छात्रवृत्ति एजुकेशनल स्कॉलरशिप? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिना शर्त नकद हस्तांतरण, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्तीय अनुशासन के प्रति आगाह करते हुए कहा गया है कि बहुत बड़े पैमाने पर बिना शर्त नकद हस्तांतरण, जैसे आपका मान लीजिए 1.5 लाख या 1.7 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित संचय वित्तीय भार है, तो उसे भविष्य में राजकोषीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा हो सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे बिना शर्त नकद हस्तांतरण इसका सही उत्तर है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के किन सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में कमी, हेल्थ केयर एसेसिबिलिटी डेफिसिट्स को दूर करने की आवश्यकता पर सर्वेक्षण बिल में शामिल किया गया है? मैदानी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, दूर दराज के आदिवासी क्षेत्र या सीमावर्ती व्यापारिक केंद्र? क्या होगा दोस्तों? दूर दराज के आदिवासी क्षेत्र, रिमोट एरियाज ऑफ ट्राइबल रीजन्स, ऑप्शन नंबर सी, है ना। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है कि बस्तर और अन्य जो दूर दराज के आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करना सरकार की प्राथमिक चुनौती है भी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्वयं की कर राजस्व स्टेट्स ऑन टैक्स रेवेन्यू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितने करोड़ रुपए अनुमानित की गई है? छत्तीसगढ़ राज्य का स्वयं के जो कर राजस्व है, स्टेट ऑन टैक्स है रेवेन्यू, उसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितने करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है? 1500 करोड़, 50 करोड़, 54,000 या 76,000? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका 54,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। छत्तीसगढ़ का अपना स्वयं का कर राजस्व स्टेट ऑन टैक्स बोलते हैं जिसे, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 54,000 करोड़ रुपए रहने का यह अनुमान लगाया गया है, और जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से ये लगभग 17% अधिक है। मतलब समझ रहे हैं, टैक्स से 70% और अधिक इसमें कमाई किया जा रहा है, इस आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है दोस्तों, ठीक है। तो पिछले वर्ष के अनुमान में 17% का इसमें इजाफा हुआ है दोस्तों। वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ का स्वयं का कर राजस्व जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? छत्तीसगढ़ में स्वयं का कर राजस्व स्टेट ऑन टैक्स कितना बताया मैंने आपको? 5400 करोड़ रुपए। तो ये जीएसडीपी का कितना प्रतिशत पूछ रहा है, रहने का अनुमान है? 4.14, 7.6, 8.1, 8.5, 8.5। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 8.5% जो है 2025-26 में राज्य का स्वयं का कर राजस्व का जीएसडीपी का हिस्सा है दोस्तों, 8.5%, है ना, जो पिछले वर्ष के से आपका लगभग 8.1% बेहतर प्रदर्शन है। मतलब पिछले वर्ष की तुलना में 8.1% और अधिक बेहतर प्रदर्शन है ये। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का केंद्रीय करों में हिस्सेदारी स्टेट शेयर्स इन सेंट्रल टैक्सेस के रूप में वर्ष 2025-26 में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है? छत्तीसगढ़ के केंद्रीय करों में हिस्सेदारी स्टेट शेयर्स इन सेंट्रल टैक्सेस के रूप में वर्ष 2025-26 में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है? 15,000, 23,000, 50,000 या फिर 65,000 करोड़? सही उत्तर है 50,000 करोड़ रुपए दोस्तों। केंद्रीय करों में हस्तांतरण डिवोल्यूशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 50,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार को से छत्तीसगढ़ को वित्तीय वर्ष 2025-26 में सहायता अनुदान ग्रांट्स इन एड के रूप में कितने राशि मिलना अनुमानित है? सही उत्तर है दोस्तों 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ रुपए, ठीक है, नॉट 15,000, 15,000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाला जो सहायता अनुदान जिसको बोलते हैं ग्रांट्स फ्रॉम द सेंटर, है ना, सेंटर, इसका मूल्य वर्ष 2025-26 के लिए 15,000 करोड़ रुपए आंका गया है। अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व प्राप्ति टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स में राज्य के स्वयं के सोर्स से कितना लगभग कितना प्रतिशत है इसका हिस्सा। स्वयं के आपके रेवेन्यू से राज्य का जो कुल राजस्व प्राप्ति होता है उसमें कितना प्रतिशत है हिस्सा उसका। तो सही उत्तर है दोस्तों 54%। याद रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कुल अनुमानित राजस्व प्राप्तियाँ क्या है। कुल अनुमानित राजस्व प्राप्तियाँ 1,41,000 करोड़ रुपए है दोस्तों। ये आपका अनुमानित आपका क्या है राजस्व प्राप्तियाँ है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ठीक। तो इसमें लगभग 76,000 जो करोड़ है, 76,000 करोड़, ये आपका मतलब कि 76,000 करोड़ कितना 54%, ये आपका राज्य का स्वयं के कर और गैर कर स्रोतों से जुटाया गया है ना। स्टेट का जो स्टेट टैक्स होता है, स्टेट इसमें टैक्स एंड जो नॉन टैक्स है वहाँ के जो सोर्सेस है स्रोतों है वहाँ से इसको प्राप्त किया गया है। कितना 76,000 करोड़ रुपए, मतलब 54% ओवरऑल कितना राजस्व प्राप्तियाँ का। राजस्व प्राप्तियाँ कितना 1,41,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है राज्य के कुल कुल राजस्व प्राप्तियों में केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाला संसाधन केंद्रीय करों में हिस्सा प्लस अनुदान का कुल प्रतिशत कितना है दोस्तों। राज्य के कुल राजस्व की जो प्राप्ति होती है कुल रेवेन्यू की, उसमें केंद्र से जो प्राप्त होने वाले जो अनुदान है ना, अनुदान और उसके साथ साथ जो आपके कर जो टैक्स हैं उसमें कुल कितना प्रतिशत है। तो 35%, 46%, 54% या 65%। तो अभी मैं बता रहा हूँ दोस्तों 46%। 54% आपका क्या है स्टेट का खुद का। 54% हमने देखा स्टेट के खुद के टैक्स और नॉन टैक्स से जुड़ा हुआ राजस्व प्राप्त किया गया राजस्व। लेकिन जो केंद्र से बोल रहा है जो राजस्व जो मिल रहा है ना, कर हो गए जिसमें अनुदान हो गए, वो कितना प्रतिशत है। तो बचा हुआ कितना होगा 46% ही होगा। ऑप्शन नंबर क्या बी। राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 46% जो है, मतलब कि 46% देखा जाए ना तो आपको 65,000 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र सरकार के माध्यम से केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 35% और अनुदान जो है लगभग 11%। मतलब ये 46% बन रहा है आपका केंद्रीय कर और साथ ही साथ जो अनुदान है 11%। 11% अनुदान है और इसमें केंद्रीय कर जो है सेंट्रल टैक्स ये है दोस्तों। ठीक है, 65,000 करोड़ रुपए, मतलब 1,41,000 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्तियाँ में आपका हमने देखा था 76,000 जो करोड़ है, 76,000 करोड़ आपका राज्य के खुद के टैक्स है। और जबकि आपका देखा जाए तो कितना बच गया 76,000, तो ये आपका हो गया 65,000। 65,000 दोस्तों लगभग करोड़ रुपए आपका केंद्र की तरफ से राजस्व प्राप्ति होती है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र के अंतर्गत फसलों के अलावा किन क्षेत्रों को डिफ़ॉल्ट रूप से विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन बाय डिफ़ॉल्ट ग्रामीण आय का मुख्य स्रोत माना जाता है। छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो फसल है उसके अलावा किन क्षेत्रों को डिफ़ॉल्ट रूप से विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन बाय डिफ़ॉल्ट और ग्रामीण आय का मुख्य स्रोत माना जाता है। केवल खनन, पशुधन और मत्स्य पालन, कुटीर उद्योग या केवल वानिकी। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पशुधन और मत्स्य पालन, मतलब लाइव स्टॉक और फिशरीज। ठीक है, फसल जो आपके हैं है ना, फसलों में जो मानसून के जोखिम को कम करने के लिए है ना, अभी आ रहा है मानसून आप सभी जानते हैं, तो उसके जो आपके जो जोखिम है उसको कम करने के लिए छत्तीसगढ़ में पशुधन जो लाइव स्टॉक है और जो मत्स्य पालन है फिशरीज, इसका तेजी से क्या हो रहा है दोस्तों विकास हो रहा है और इससे आर्थिक जो स्थिरता का मुख्य आधार माना जा रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक संरचना में सबसे अधिक प्रभुत्व डोमिनेशन किन दो उप क्षेत्रों का है। कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण और खनन, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर निर्माण और हस्तशिल्प। किसका होगा दोस्तों विनिर्माण और खनन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छत्तीसगढ़ खनिज बहुल राज्य है, आप सभी को पता है। यहाँ के जो उद्योग के क्षेत्र में लोहा इस्पात हो गया है ना, सीमेंट हो गया, जैसे विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग और आपका जो कोयला हो गया लोहा अयस्क है ना, ये सब जैसे खनन माइनिंग उपक्षेत्रों का सबसे प्रमुख क्या योगदान है दोस्तों। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कितनी राशि आवंटित बजटीय फ्रेमवर्क में किया गया है। 1500, 3500, 4500, 5500। सही उत्तर है दोस्तों 4500 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको बोलते हैं पीडीएस, इसको मजबूत करने के लिए, ठीक है, और जो आपके गरीब हैं उनको मुफ्त सस्ता राशन सुनिश्चित करने के लिए क्या चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना। इसके लिए आपका
4500 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है दोस्तों। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और सिंचाई सुविधा विस्तार के लिए 5 एचपी तक का कृषि पंपों का मुफ्त बिजली देने हेतु कितनी राशि का प्रावधान है? इसको कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए है ना 5 एचपी तक का, और सिंचाई करने के लिए 5 एचपी तक का कृषि पंप को मुफ्त फ्री बिजली देने हेतु कितनी राशि का प्रावधान है? 1500, 3500, 4500, 10,000 करोड़ रुपये। सही उत्तर है दोस्तों 3500 करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर बी। किसानों को सिंचाई लागत से राहत देने के लिए जो 5 एचपी का होता है, 5 हार्स पावर तक के जो कृषि पंपों का मुफ्त बिजली देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 35 करोड़ की सब्सिडी राशि का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में राज्य की वास्तविक आर्थिक विकास दर 8.1% है। 25-26 के अनुसार राज्य की वास्तविक आर्थिक विकास जो है ना, ग्रोथ रेट है जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 8.11% है। इसकी तुलना में राष्ट्रीय औसत 7.4% की स्थिति क्या है? अरे भाई आउट परफॉर्मिंग है अपने यहाँ छत्तीसगढ़ की, है ना। कैसे है आउट परफॉर्मिंग? देखिए छत्तीसगढ़ की विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ऑप्शन नंबर सी पहला चीज़ तो सही है। भारत के अनुमानित राष्ट्रीय जीडीपी विकास दर कितना बता रहा है? 7.4 अपने देश का, और वहीं छत्तीसगढ़ की जो वास्तविक विकास दर कितना बता रहा है? 8.1%, ये अनुमानित है। और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय औसत से क्या है? बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, आउट परफॉर्मिंग कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए तो फिर आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करें और शेयर करें दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको और क्या पढ़ना है दोस्तों। बाकी मैं सभी क्लासेस आप लोग को यहाँ पे अपने इस चैनल पर निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ। आप सभी को पता है, बता चुका हूँ। सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पे डिटेलिंग के साथ पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो मैथ्स हो या जीएस हो, छत्तीसगढ़ हो या हिंदी हो, इंग्लिश भाषा हो, सभी की क्लासेस दूंगा, चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो। और इंग्लिश को भी हम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको परीक्षा में बन ही जाए प्रश्न। मैं एंटीनिम सिनोनिम की बात नहीं करूँगा क्योंकि वो रैंडमली पूछे जाते हैं, लेकिन जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है जैसे आपका टेंस, पैसिव नरेशन, कंजक्शंस, जेंडर्स, है ना, ये सभी चीज़ों को, आर्टिकल्स हो गया, प्रीपोजिशंस हो गया, इंग्लिश में भी पढ़ाऊँगा मैं। बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको कभी भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो हर एक विषय की यहाँ पर निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी दोस्तों। और जिन भी अभ्यर्थियों को परीक्षा है अभी कल की डेट में, उनको ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से। हड़बड़ाना नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको ना पॉजिटिव रहना है, काम रहना है, प्रेशर नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है। जितना आता है उसको बेस्ट दे के आइए, हड़बड़ाइए मत, टाइम पे पहुँचिए और अपना बेस्ट दीजिए। पॉजिटिव सोच के जाइए, पॉजिटिव होगा आपके साथ, देख लीजिएगा मेरी बात सत्य है। और आप हड़बड़ाएंगे और हड़बड़ाने में गलती करेंगे या पैनिक होंगे और पैनिक चक्कर में दूसरा चीज़ आप भूल जाएंगे तो आपके लिए समस्या होगी दोस्तों। मस्त खाइए पिए, सोइए, नींद अच्छे से लीजिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि टाइम पे पहुंच जाइए विद द गिवन गाइडलाइंस, है ना। व्यापम के नए नए गाइडलाइन जारी होते हैं, आप सभी को पता है। एटलीस्ट 1 घंटा पहले आप पहुंच जाए, 9 बजे तक कोई भी एग्ज़ाम हो तो, है ना, 1 घंटा पहले ही पहुँचे। और बाकी डिटेल्स मैं दे दूँगा, आज यहीं पर ही इस चीज़ को क्लोज़ कर रहा हूँ, है ना। सभी को ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से, और अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ठीक है। तो यही बस कहना था। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।